डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विरल पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए मित्रों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी कविताएं के खंड 2 का हिंदी के आधुनिक युग का प्रारंभ, भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग की इकाई 4 मैथिली शरण गुप्त की कविताओं का अध्ययन करेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से परिचित हो सकेंगे। गुप्त जी के समय की परिस्थितियों एवं साहित्य पर पड़ने वाले उसके प्रभावों को जान सकेंगे। गुप्त जी की साहित्यिक विशेषताओं को पहचान सकेंगे। साथ ही उनके काव्य में निहित मूल स्वर को आप बता सकेंगे। हिंदी साहित्य के विकास में गुप्त जी के अविस्मरणीय योगदान की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। राष्ट्रभाषा के विकास में गुप्त जी की अहम भूमिका को आप बता सकेंगे। साथ ही इस पाठ्यक्रम की नर हो न निराश करो मन को और चारू चंद्र की चंचल किरणें आदि कविताओं का पाठ विश्लेषण कर सकेंगे। साथ ही वर्तमान युग में गुप्त जी के साहित्य की प्रासंगिकता को आप समझ सकेंगे। आइए आज हम देखते हैं, भारत के अतीत गौरव का गान करते हुए जनमानस को राष्ट्र की एकता और अखंडता का संदेश मैथिली शरण गुप्त जी ने हम सबको दिया। वे केवल अतीत जीवी बनकर कभी नहीं रहे। अतीत को ध्यान में रखकर उन्होंने भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। उन्होंने प्राचीन संस्कृति को नवीनता के सांचे में ढालने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने मुहावरों के प्रयोग से खड़ी बोली को लोकप्रिय, रुचिकर तथा स्टार्ट करूँ छे? हाँ। मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत के अतीत गौरव का गान करते हुए जनमानस को राष्ट्र की एकता और अखंडता का संदेश दिया। वे अतीत जीवी बनकर कभी नहीं रहे। उन्होंने प्राचीन संस्कृति को नवीनता के सांचे में ढालने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुहावरों के प्रयोग से खड़ी बोली को लोकप्रिय, रुचिकर तथा परिपक्व बनाया। उनका साहित्य अनेक प्रेरणा स्रोतों से लबरेज हैं। आइए हम उनके जीवन परिचय से परिचित होते हैं। राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में चीरगांव में हुआ था। उनकी माता का नाम काशीबाई था। उनके पिता का नाम सेठ रामचरण जी था। उनका विवाह 9 वर्ष की अवस्था में हुआ था। यह उनका पहला विवाह था। इसके पश्चात उनका दूसरा विवाह हुआ। उनके दोनों विवाह उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद हुआ। दूसरी पत्नी की मृत्यु के बाद उनका तीसरा विवाह श्रीमती सरयू देवी से हुआ था। सरयू देवी से उनकी संतान उर्मिला शरण गुप्त जी का जन्म हुआ। उनके बाल सखा मुंशी अजमेरी जी थे, जिनकी प्रेरणा से वे साहित्य के क्षेत्र में आए और कविताएं लिखना शुरू किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा झांसी के मैकडॉगल स्कूल में हुई थी। यहाँ पर उनको इसलिए दाखिला दिलवाया गया क्योंकि उनके घर वाले ये सोचते थे कि वो यहाँ पढ़ कर के
यहाँ पर अंग्रेजी की शिक्षा पढ़ कर के वे डेप्यूटी कलेक्टर बन जाएंगे, लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी वहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं, उद्दंडता के लिए गए हुए थे। सॉरी। शिक्षा, झांसी के मैकडॉगल स्कूल में उन्हें यह सोच कर के भेजा गया था कि वे यहाँ अंग्रेजी की शिक्षा पढ़ के डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उनका ध्यान पढ़ने में कम, नुक्कड़ नाटक देखने में, गेंदबाजी में आदि में लगा रहता था। उनकी इन हरकतों से बाज आकर के उनके घरवाले उनको वापस अपने गांव में ले गए। उनका कहना था, मैं पढ़ने के लिए नहीं जन्मा हूँ, मैंने तो इसलिए जन्म लिया कि लोग ही मुझे पढ़ें। वे स्वभाव से विनम्र थे, विनोद प्रिय थे, शालीन थे, सज्जन थे, उदार एवं सरल थे, साथ ही संकोची स्वभाव के थे। वे संस्कृत, हिंदी, बांग्ला आदि भाषाओं के जानकार भी थे। उनका देहावसान 12 दिसंबर 1964 मध्य रात्रि को हुआ था। मृत्यु के समय उनके तकिए के नीचे से एक रचना लिखी मिली थी जिसका नाम था हंस गीत। आइए हम जानते हैं कि उनको कितने पुरस्कार और सम्मानों से नवाजा गया। सबके बीच दद्दा के नाम से प्रसिद्ध गुप्त जी को गांधी जी ने मैथिली काव्य मानग्रंथ भेंट करते हुए राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। सन 1936 में साकेत पर हिंदुस्तानी एकेडमी पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। 1938 में मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। 1946 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वाचस्पति की उपाधि दी। 1948 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय ने डिलीट की मानद उपाधि प्रदान की। 1960 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय ने डिलीट की मानद उपाधि प्रदान की थी। 1952 ईस्वी में ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। 1954 ईस्वी में पद्म भूषण अलंकार से विभूषित किया गया। 1960 ईस्वी में राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद ने अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया। 1964 ईस्वी में डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक भव्य समारोह में संसद सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त होने पर उन्हें भावभीनी विदाई दी थी। मध्य प्रदेश के संस्कृति राज्य मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने 3 अगस्त को प्रतिवर्ष गुप्त जी की जयंती को कवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। मुंशी अजमेरी जी से प्रेरित होकर गुप्त जी ने 1905 ईस्वी में हेमंत नामक प्रथम कविता लिखी, जिसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संशोधित कर सरस्वती में छापा था। आइए उनके प्रमुख ग्रंथों के विवरण को हम देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं उनके प्रबंध काव्य के बारे में। उनका महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य है साकेत, जिसे कि जनवादी काव्य भी कहा गया है। दूसरा है जय भारत। खंड काव्यों में रंग में भंग, जयद्रथ वध, शकुंतला, पंचवटी, किसान, शैरंध्री, वक संहार, वन वैभव, शक्ति, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, कुणाल गीत, करबला, अजीत, हिडिंबा, विष्णुप्रिया, रत्नावली, उर्मिला आदि। कथाश्रित निबंधों में पत्रावली, विकट भट्ट, गुरुकुल, अर्जन और विसर्जन, काबा, प्रदक्षिणा, युद्ध। इनके प्रमुख निबंधों में भारत भारती, हिंदू, राजा प्रजा, विजय पर्व आदि प्रमुख हैं। प्रमुख मुक्तक एवं विविध कविताओं में पद्य प्रबंध, मंगल घट आदि आते हैं। प्रमुख गीति काव्यों में वैतालिक, स्वदेश संगीत, झंकार, विश्ववेदना, अंजलि और अर्घ्य, उच्छ्वास आदि सम्मिलित हैं। इनके प्रमुख नाटकों में अनग,
जैनी, ये दोनों पद्य नाटक हैं। तिलोत्तमा, चंद्रहास, उद्गार ये गद्य नाटक हैं। उद्धार अप्रकाशित नाटक हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने संस्कृत और बंगला भाषा के कई महत्वपूर्ण ग्रंथों के अनुवाद भी किए। कविता कलाप गुप्त जी की 27 कविताओं का संग्रह है, जिसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संपादित किया है। आइए गुप्त जी के समय के युगीन परिवेश से हम मुखातिब होते हैं। गुप्त जी द्विवेदी युग के मूर्धन्य हस्ताक्षरों में से एक हैं। जैसा कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहा है, तो 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक हमारा देश अंग्रेजों के अधीन रहा है। गुप्त जी गुलाम भारत में जन्म लेकर आज़ाद भारत के उदीयमान भानु की लालिमा को कवि ने जिया है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में भारी उथल पुथल का दौर रहा है। उसी समय महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र आया था, जिससे कि तत्कालीन जनता बड़ी परेशान थी। माना जाता है कि इस घोषणा पत्र से तत्कालीन जनता को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन इस घोषणा पत्र ने जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। अंग्रेजों की आर्थिक नीति ने जनता का गला घोंट दिया। बार बार पड़ने वाले अकाल आदि ने देशवासियों की रीढ़ ही तोड़ दी। तत्कालीन शिक्षा नीति में अंग्रेजी शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, लेकिन द्विवेदी युग के कवियों ने उस शिक्षा को अपनी द्विवेदी युग के कवियों ने अंग्रेजों की शिक्षा नीति का फायदा उठा करके अंग्रेजी शिक्षा पढ़ के या अंग्रेजी का ज्ञान लेकर के अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया, पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन किया, और उस अध्ययन के माध्यम से भारत की जनता को अवगत कराया, और भारत की जनता उस साहित्य को पढ़ने के बाद भारत की जनता को उस साहित्य से अवगत करवा के जनता में चेतना जागृत करने का कार्य द्विवेदी युग के कवियों ने किया। आइए हम जानते हैं गुप्त जी के काव्य की मूल संवेदना को। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के आख्याता कवि रहे हैं। गुप्त जी के काव्य को पढ़ने से या गुप्त जी के काव्य में राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उनकी राष्ट्रीयता की परिभाषा इस प्रकार है। उनकी राष्ट्रीयता के अंतर अपने पूर्व गौरव पर विश्वास है उन्हें, और अभिमान है। वे जन्मभूमि से प्रेम की बात करते हैं, कर्तव्य बुद्धि की बात करते हैं। उनकी राष्ट्रीयता में क्रियाशील जीवन आता है, संस्कृति का सुधार आता है और स्वतंत्रता की भावना आती है। उनके काव्य की एक दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है नारी भावना, भक्ति भावना, मानवतावादी दृष्टिकोण आदि उनके काव्य की मूल संवेदना में निहित हैं। आइए अब हम देखते हैं उनके शिल्प विधान को। भाषा और शब्द विधान। आरंभ में गुप्त जी ब्रजभाषा में लिखते थे, और ब्रजभाषा में वह रसिकेंद्र उपनाम से लिखते थे। द्विवेदी जी की प्रेरणा से खड़ी बोली में लिखना शुरू किया। उनकी प्रथम खड़ी बोली की रचना हेमंत है, जो कि उन्होंने 1950 में लिखी थी। उनकी भाषा में लाक्षणिकता है, प्रतीकात्मकता है, चित्रोपमता है, लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग है, स्वर मैत्री, व्यंजन मैत्री, संस्कृतनिष्ठ शब्द, देशज शब्द, अप्रचलित नवीन शब्दों का प्रयोग आदि देखने को मिलता है। रस योजना के अंतर्गत श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन देखने को मिलता है। रीतिकालीन श्रृंगार की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया था, साथ ही अन्य रसों की व्यंजना भी देखने को मिलती है। छंद योजना,
जय भारत में इन्होंने 25 छंदों का प्रयोग किया है और साकेत में तो 50 से अधिक छंदों का प्रयोग गुप्त जी ने किया है। अलंकारों के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि अनेक अलंकार उनके साहित्य में देखने को मिलते हैं। प्रगीत तत्व, उन्होंने अनेक प्रकार के गीत भी लिखे जिनमें उद्बोधन गीत, शोक गीत, आत्माभिव्यक्ति जैसे गीत आते हैं। हिंदी साहित्य में उनके अविस्मरणीय योगदान को पर एक नज़र करते हैं तो भारत भारती के प्रकाशन से राष्ट्रीय जागरण की चेतना का प्रवाह उन्होंने किया। साहित्य में मानवतावादी, नैतिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय चेतना के अंकुर को स्फुरित किया। अभिशप्त नारी मन में स्वत्व की भावना जगाने का श्रम किया। उनके समन्वयवादी विचारों ने द्विवेदी युगीन काव्य संस्कारों एवं छायावादी चिंताओं में सामंजस्यता के सूत्र प्रदान किए। भाषा के वर्ण संकरी प्रयोग के वे सर्वथा विरोधी थे। धन्यवाद। स्वाध्यायः परः